हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आई अकेडमी। और हमारा जो ये सीरीज है ना वो चल रहा है। बीच में थोड़ी सी ना मतलब तबीयत खराब हो रही है यार आजकल, तो ब्रेक लग रहा था, नहीं गया होगा मे बी, बट ये कंटिन्यू ही जा रहा है। मतलब ज़्यादा ब्रेक नहीं लग रहा है, एक ही दिन का ब्रेक या 2 दिन का लग रहा है, लेकिन अभी तो ये कंटिन्यू ही रहेगा और एग्ज़ाम के पहले तक रहेगा। एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी। आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करिएगा और PYQ यहाँ से कर लीजिए और जैसे भी आपको हो सकता है कर लीजिए। बाकी जो आपकी सेल्फ स्टडी है उस पर भी आप पूरा पूरा ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पेपर्स पे ध्यान दीजिए। और लैंग्वेज पेपर के लिए कोई भी हेल्प जाए तो हमारे ऐप पे आप बिल्कुल ही जाके व्यू कर सकते हैं। बाकी तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, जैसा हमारा चल रहा था वैसे ही, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके तो ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। इसको आप अगर ध्यान से कर लो ना, इसको भी अगर आप ध्यान से समझ लो, कर लो, एक्सप्लेनेशंस ध्यान से कर लो, तो ये भी आई थिंक इनफ है, ठीक है। तो अगर नहीं भी है तो आप थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लेना। मतलब क्या ही है, अगर 20 मिनट की तुम वीडियो से रिवीजन कर लिए तो उससे क्या ही हो जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स। 1000 मतलब कौन सा ऐसा रेडिएशन है ना, जो मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले होते हैं विकिरण। तो वो कौन से रेडिएशंस है जिसको हम मांसपेशियों में यूज करते हैं, यानी कि मसल्स में यूज करते हैं, है ना, मसल्स के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो क्या वो यूवी हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, माइक्रोवेव हो जाएगा या इंफ्रारेड हो जाएगा? इनमें से कौन सा रेडिएशन हो जाएगा जो मसल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? तो वो हमारा हो जाएगा इंफ्रारेड। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड। रेड ले लेती हूँ मैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा हाईलाइट होके दिखे। तो हमारा हो जाएगा इंफ्रारेड, करेक्ट। देखिए रेडिएशंस से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई भी ऐसा आपको रेडिएशन या वेव्स के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकता है, मे बी उसका आपको वेवलेंथ वगैरह करके पूछ ले, या कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड उसके यूजेस पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस पे भी फोकस आप थोड़ा अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन इज कॉमनली यूज्ड इन द फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। जो फिजियोथेरेपी होती है वो तो आपको पता ही होगा कि फिजियोथेरेपी हम अपने मसल्स के लिए करवाते हैं। एंड मेडिकल ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर पेन रिलीफ, दर्द को हटाने के लिए, करेक्ट। इंक्लूडिंग मसल एकेज, मसल में जो हमारे दर्द होते हैं उसका उपचार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट पेनिट्रेट्स द स्किन एंड जनरेट्स अ वार्मिंग इफेक्ट। क्या बोल रहा है? इट पेनिट्रेट्स द स्किन एंड जनरेट अ वार्मिंग इफेक्ट। वार्मिंग इफेक्ट डाल रहा है, ये स्किन को बहुत ज़्यादा सरल कर रहा है, उसमें थोड़ी गर्माहट ला रहा है, वार्मिंग इफेक्ट दे रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, हमें रिलीफ मिल रहा है पेन से, है ना। इन द टिश्यूज, जो हमारे टिश्यूज होते हैं मसल्स वाले, उनमें वार्मिंग इफेक्ट देता है, विच हेल्प्स टू रिलैक्स मसल्स, जो मसल को रिलैक्स होने में, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, एंड रिड्यूसेस स्टिफनेस, और जो जकड़न होती है ना वो भी घटने लग जाती है। जो मसल्स में जकड़न आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, वो भी घटने लग जाती है जब हमें वार्मिंग इफेक्ट मिलता है इंफ्रारेड रेडिएशन से, ठीक है। हिंदी में भी देख ले तो इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग आमतौर पर फिजियोथेरेपी और चिकित्सा उपचार में मांसपेशियों के दर्द सहित दर्द से राहत के लिए किया जाता है, करेक्ट। यह त्वचा में प्रवेश करता है और ऊतकों में गर्माहट पैदा करता है, जिससे मांसपेशियों को आराम देने, रक्त परिसंचरण में सुधार करने और जकड़न को कम करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ये एक्सप्लेनेशन था इंफ्रारेड का। अब आपको लग रहा होगा कि यूवी रेज और माइक्रोवेव्स का क्या यूज हो सकता है, वो भी हम देख लेंगे। तो माइक्रोवेव्स का क्या यूज है, आर यूज्ड इन सम थेरेपेटिक एप्लीकेशंस। ये भी हमारा थेरेपी के एप्लीकेशंस में माइक्रोवेव भी हमारा यूज किया जाता है, लेकिन कैसे? बट इंफ्रारेड इज द प्राइमरी चॉइस फॉर जनरल मसल एक्ल्स। तो माइक्रोवेव का भी हम इस्तेमाल करते हैं, बट मोस्टली हम इंफ्रारेड को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा ही हमारा क्या करता है, मतलब कि जो हमारा प्राइमरी चॉइस होता है इंफ्रारेड, बिकॉज ये
ज़्यादा रिलैक्सिंग रिलीफ ज़्यादा देता है। एंड यूवी रेज आर यूज्ड फॉर, यूवी रेज का क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एस्ट्रलाइजेशन एंड स्किन कंडीशंस, जो हमारे स्किन के कंडीशंस होते हैं ना, यूवी रेज इज नॉट रिलेटेड टू मसल्स एंड बोन्स, इट इज रिलेटेड टू स्किन, ओके। एंड नॉट टिपिकली फॉर मसल साइकिल्स, तो हम मसल्स के लिए हम यूवी रेज का इस्तेमाल कभी नहीं करते, दिस इज यूजुअली यूज फॉर स्किन, ओके। एंड एक्सरेज आर यूज्ड फॉर इमेजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स, नॉट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन। तो एक्सरेज जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, है ना, किसके लिए? इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिए, ना कि ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स के लिए। मतलब मसल ट्रीटमेंट के लिए हम नहीं यूज करते एक्सरेज को, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है, जॉइंट्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, वो सारी चीजों के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ऑन हीटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, मतलब गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, मतलब कि क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा हीटिंग के समय पे, जो रेसिस्टेंस होगा सेमीकंडक्टर का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा, मतलब कुछ नहीं होगा? तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो सकता है? जब हम हीट करते हैं तो ये घटता है, ये डिक्रीज करता है, पता है डिक्रीज करता है, वो कैसे करता है देखो। तो ये क्या होता है, व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज हीटेड, जब वो हीट हो जाता है, इट्स कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, जो उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, एंड रिलीजिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं तो और भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, होल्स निकलेंगे, है ना। अब वो क्या हुआ, चार्ज कैरियर्स, जो उसको चार्ज चाहिए, वो चार्ज कैरियर्स होते हैं बेसिकली। एंड द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स रिड्यूसेस द मटेरियल्स रेसिस्टेंस। तो जितना ही सिग्निफिकेंटली, जितना ही नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है, अगर चार्ज कैरियर्स वालों के नंबर्स इंक्रीज किए जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने लगेगा। और चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कैसे होने लगते हैं, वो तभी होते हैं जब हम हीट करते हैं, ठीक है। हिंदी में भी अगर हम देख ले तो जब एक अर्धचालक को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो उसके सहसंयोजक बंधन टूट जाते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, जिससे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और होल्स, है ना, आवेशवाहक निकलते हैं। आवेशवाहकों की संख्या में इस महत्वपूर्ण वृद्धि से सामग्री की प्रतिरोध कम हो जाता है ना, मतलब कि जो उसका रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, करेक्ट। चलो ये बताओ फैराडे कांस्टेंट के बारे में, ये हमारा फिजिक्स का एकदम खतरनाक क्वेश्चन। फैराडे कांस्टेंट ऐसे तो पता होगा आप लोग को, बट जिसको नहीं पता होगा उसको भी पता लग जाएगा। ये जो हमारा फैराडे कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब ये क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है? पहला क्या है हमारा, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन द करंट पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, या डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड, या फिर इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, विच वन विल बी द आंसर, बताओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट, ये एक फिजिकल कांस्टेंट है फंडामेंटल, रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी कर रहा है, एंड इट्स वैल्यू इज यूनिवर्सली फिक्स्ड। तो वो जो चार्ज कैरी कर रहा है 1 मोल का, तो उसका जो वैल्यू होगा वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, यानी कि यूनिवर्सली फिक्स्ड होता है, एंड डज नॉट चेंज
based on a specific experimental condition like the amount of electrolyte current passed और कुछ भी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये ऑलरेडी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है या किसी भी चीज की वजह से ये चेंज नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सली कांस्टेंट। ओके, चलो ये बताओ, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, यानी प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पहले वाले वीडियो में भी ये देखा था, बट जितनी बार आप देखो उतना याद होता है। गलती से भी गलती ना हो एग्जाम में, उसकी तैयारी हो रही है ना हमारी। तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। ईयर देख के टाइम मत लगा देना कि साल का ईयर का वैसे लिखा हुआ है, वर्ष का लिखा हुआ है तो हम टाइम लगा देंगे, नहीं, डिस्टेंस लिखना, ठीक है। डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस किसके बीच का होता है? तो स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच का मोस्टली ये मापने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने इस जो है चीज का इस्तेमाल किया है, लाइट ईयर का इस्तेमाल किया है। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर, है ना। प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी की एक इकाई है। इसे उस दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रकाश एक जूलियन वर्ष में निर्वात में तय करता है, ठीक है। चलो, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या है? इनमें से एक हम वैल्यू ना रटे हुए हैं बचपन से, क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर, मतलब ये हम ना रटे हुए हैं वैल्यू, ये हम रटे हुए हैं वैल्यू, इसकी भी आंसर वही हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, उसी को हम कॉमनली स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, करेक्ट। तो एज इसका आंसर हमारा ये हो रहा है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एज द वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उन सब की वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे क्या क्या? तो लाइट हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, ये सारे, हाँ ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो सबका हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं यहाँ पे इन अ वैक्यूम और अ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात की जा रही है। इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये क्या होता है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। कॉमनली रेफर्ड टू एज द स्पीड ऑफ लाइट, और कॉमनली हम इसको इसी चीज से रेफर करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। एंड इन अ वैक्यूम दिस स्पीड इज प्रिसाइसली, अगर हम वैक्यूम में इस स्पीड को देख रहे हैं तो प्रिसाइसली हम इसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है, क्या? 299792458 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, ये होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली इतना लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फॉर जनरल फिजिक्स कैलकुलेशंस। एंड दिस वैल्यू, ये वैल्यू जो है वो कहाँ से डिराइव्ड की गई है? तो ये मैक्सवेल के इक्वेशन से डिराइव की गई है, एंड द फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, when light travels from one medium to another, मतलब कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदलेगी, मतलब कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीडियम चेंज हो रहा है तो रेयर भी हो सकता है, डेंसर भी हो सकता है, तो क्या क्या चीजें इसमें चेंज हो सकती है, क्या चेंज नहीं होगी, वो सब आप सोचो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, और इसका आंसर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति विल बी द आंसर। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मीडियम के साथ चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है। चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशंस। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। बेसिकली वो रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं बदलती है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट सोर्स इटसेल्फ
एंड नॉट द मीडियम इट ट्रेवल्स थ्रू, मतलब फ्रीक्वेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, लाइट की, ना कि कोई मीडियम है, और ये कांस्टेंट होती है, बदलती भी नहीं है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, इसको बड़ा करो, सबको दिखना चाहिए ना, हाँ ठीक है, हिंदी वाला भी तो दिखना चाहिए। हाँ, वेलोसिटी क्या है, अब वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, वेवलेंथ क्यों चेंज होता है, ये दोनों कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों नहीं चेंज होगी, अगर आप कोई डेंसर मीडियम में जा रहे हो, लाइट बेंड कर रही है, तो ऑफ कोर्स वहां पे वेलोसिटी चेंज हुई होगी ना, एक ही वेलोसिटी के साथ तो आप हर मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकता है ना, एक ही वेलोसिटी के साथ तो हर मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो द स्पीड ऑफ लाइट change as it moves between media due to different optical densities, and this change in speed is the cause of refraction। इसी की वजह से रिफ्रैक्शन भी होता है ना, और ये अलग अलग ऑप्टिकल के अलग अलग डेंसिटीज होते हैं, अलग अलग डेंसिटीज के वजह से वेलोसिटी चेंज होता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि होगा। एंड वेवलेंथ भी चेंज होगा, बिकॉज वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, और यही रीजन है कि वेवलेंथ जो होगा उसको चेंज होना पड़ेगा, मस्ट ऑल्सो चेंज टू कॉम्पनसेट, ठीक है। द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून इज, मतलब बच्चे को पता है। इस थोड़ा सा हिस्ट्री वाला याद कर लेना कि ये 20 जुलाई 1969 है ना, 1969 को, 20 जुलाई 1969 को इन्होंने वहां पे एक हिस्ट्री बना दी, ही स्टेप्ड ऑन टू द लूनर सरफेस, ठीक है, बस ये याद रखो इसमें, और क्या। द हाईएस्ट विस्कोसिटी एमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है। हाईएस्ट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का ना एक चीज याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसका आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है, कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट वाला जो ऑर्डर होगा उसको आप याद करके रखना। चलो, तो हनी की बेसिकली ज़्यादा होगी, वो तो ऑप्शन में ऑब्वियस सा लग रहा था कि हनी की होगी, उसमें कुछ वो ज़्यादा देखने वाला क्वेश्चन नहीं था वो, बस हम एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं कि विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस, फ्लूइड का जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम मेजर करते हैं। टू फ्लो मतलब किस रेसिस्टेंस से वो फ्लो कर रहा है, यानी कि श्यानता किसी तरल पदार्थ के प्रवाह के प्रतिरोध का एक माप है, मेजरमेंट है। एयर में आप देखें तो एयर हैज द लोएस्ट विस्कोसिटी, लोएस्ट विस्कोसिटी एयर की होती है, याद रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा स्टार मार्क कर देती हूँ। बिकॉज इट इज अ गैस, क्योंकि ये गैस है, जाहिर सी बात है, यानी कि वायु में सबसे कम श्यानता होती है क्योंकि यह एक गैस है। फिर वाटर की बात करें हम तो वाटर, पानी हैज लो विस्कोसिटी कंपेयर्ड टू द अदर लिक्विड्स। अब अदर लिक्विड्स के कंपैरिजन में जो वाटर है, यानी कि जो वाटर है उसकी भी जो विस्कोसिटी होती है वो लो होती है ना। पानी में अन्य तरल पदार्थों की तुलना में कम श्यानता होती है। ब्लड, अब ब्लड की बात करें तो ब्लड इज ऑल्सो अ लिक्विड, तो ब्लड इज मोर विस्कोस देन वाटर बट फ्लोज मोर फ्रीली देन हनी। अब हनी क्या है, हनी क्या ब्लड से ज्यादा तेजी से फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता, ब्लड जो है वो ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, है ना, लेकिन ये ज्यादा विस्कोस होता है, वाटर से ज्यादा होता है ना। तो रक्त पानी जो है, यानी कि ब्लड की बात हो रही है, रक्त जो है पानी की तुलना में अधिक श्यान होता है, लेकिन शहद की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है, ठीक है।
यानी कि वाटर का ब्लड का जो विस्कोसिटी होगा वो वाटर से ज़्यादा होगा। हनी की बात करें तो हनी हैज़ द हाईएस्ट विस्कोसिटी, हनी का जो विस्कोसिटी होता है वो हाईएस्ट होता है among the options listed due to strong intermolecular forces। अब क्योंकि वो थोड़ा सा होता है ना, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है जो उसके इंटरमोलिक्यूल्स होते हैं उसमें, इसलिए ना वो ज़्यादा मतलब हल्का मोटा होता है ना। हनी हनी को तो आपने देखा ही होगा, तो उसमें ना वो लिक्विड है, बट वो कैसा लिक्विड है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो उसके इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, तो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो स्ट्रांग होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में, इसलिए उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। वही हम देख रहे हैं कि शहद में मौजूद अणुओं के बीच मजबूत अंतर आणविक बलों के कारण सूचीबद्ध विकल्पों में सबसे अधिक श्यानता हनी को है। ठीक है, चलो। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, दूध किसका एक खराब स्रोत है? बताओ। तो बहुत आसान है, इसमें देखने वाली भी चीज नहीं है। विटामिन सी मिल सकता है क्या दूध से कभी? बस लगा दो टिक। विटामिन सी किस में होता है अवेलेबल? कमेंट करना, इजी सवाल है वैसे। तो मिल्क इज वेल नोन एज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेसिफिकली लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट में स्पेसिफिकली लैक्टोज। और however milk naturally contains very low amounts of vitamin C, also known as ascorbic acid। तो ये जो ascorbic acid होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ना के बराबर होता है। The minimal amount of vitamin C present in raw milk is largely destroyed by heat during the pasteurization process, which makes it an especially poor source of this nutrient। मतलब कि कच्चा दूध में हमें हल्का सा विटामिन सी मिलता भी है, बट हम जब उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसको गर्म करके उसको जब खाते पीते हैं तो उसके अंदर जो भी विटामिन सी होती है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये क्या इज टिपिकली फाउंड इन हाई अमाउंट इन, अच्छा ये नहीं बताना था मुझे, जाने दो, ये आपको बताना है ना। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा परिवर्तित किया जाता है? कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज कर रहा है? ठीक है, यहाँ से आपको ये याद रखना है एंजाइम्स के बारे में, लिस्ट बनाना आपको घर में बैठ के। ये वर्क है आपका कि जो भी एंजाइम्स होंगे, जो भी मतलब कि आप बायोलॉजी में पढ़ोगे सारा, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा चीज़ आप पढ़ने वाले होगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, तो ये सब आपने पढ़ा ही होगा। बट हार्मोन्स और एंजाइम्स को भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से एंजाइम्स का क्या क्या काम है और वो कहाँ कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट बना लेनी है एंजाइम्स की। ठीक है, जैसे अब हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ में भी हमारे जो है एंजाइम्स बनते हैं, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में, तो आप ना माउथ से स्टार्ट करना डाइजेशन वाले में। ठीक है, और ये सारा का ना एक अलग ही लिस्ट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जाइमेज हो जाएगा, जाइमेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जिसको हम कहेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज जाइमेज, है ना, विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स फाउंड नेचुरली इन ईस्ट। ये मतलब नेचुरली ये कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। हिंदी में भी देख ले तो किण्वन प्रक्रिया के दौरान, है ना, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में यानी कि इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार एंजाइम जाइमेज है, जो खमीर में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले
एंजाइमों का एक परिसर है। चलो ये बताओ, the breath test conducted by police to check drunker driver has which one of the following on filter paper। तो इसमें सवाल ना बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छे से पढ़ो इसको, मतलब मजा वाला है कि पुलिस द्वारा, पुलिस जो होता है ना सड़क पे ऐसे क्या करता, पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तो जब भी होता है ना ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस ज़्यादा आने लगता है, तो कोई भी गाड़ी चला के जा रहा है ऐसे ड्रिंक करके तो उसके मुंह में लगाता है, बोलता है फूकने को, उसी की बात हो रही है। तो पुलिस द्वारा शराबी चालक की जांच के लिए किया जाने वाला ब्रेथ टेस्ट, जो उसका सांस का, जो ब्रेथ का जो टेस्ट लेता है, उसमें जो फिल्टर पेपर लगा होता है, फिल्टर पेपर पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो उस फिल्टर पेपर पे ऐसा क्या होता है कि मतलब सब पता लग जाता है कि उसने शराब पी है या नहीं पी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, सिलिका जेल कोटेड विद सिल्वर नाइट्रेट और टर्मेरिक। विच वन विल बी द आंसर? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। The breath test conducted by police uses a chemical reaction involving a mixture of potassium dichromate and sulfuric acid, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा K2Cr2O7। ये याद रखना है। ये उस जो फिल्टर पेपर होता है ना, जो बेसिकली जांच कर रहा है, फिल्टर पेपर जो लगा हुआ है उसमें, उसके ट्यूब में, तो उस पे हमारा ये वाला एसिड होता है। ठीक है, लाइम वाटर, चूने का पानी की, इज टर्म्ड मिल्की बाय, मतलब कि जो चूने का पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। किस चीज की वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से या ओजोन की वजह से। तो ये तो पहले ही काट दो, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि लाइम वाटर मिल्की वाटर की बात हो रही है। ये दोनों में से ही कोई एक होगा ना। क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में, है ना, चूने के पानी में, यानी कि चूना का पानी को हम क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसको बोल रहे हैं हम चूने का पानी, में प्रवाहित किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3 का एक सफेद अवशेष बनता है, तो उसका एक सफेद अवशेष बनता है। ठीक है, और यह अवशेष चूने के पानी को दूधिया बना देता है ना। दिस प्रेसिपिटेट मेक्स द लाइम वाटर लुक मिल्की, तो उस चूने के पानी को मिल्की वाटर की तरह बना देता है, मिल्की बना देता है, क्योंकि उसमें से एक वाइट कलर का जो है आपका क्या मिलता है? प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर में वो। और वो कैसे होता है? जब हम CO2 को चूने के पानी में क्या करते हैं? मिलाते हैं। दैट्स ऑल। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जहरीला गैस होता है वो। तो इनकम्प्लीट बर्निंग में, द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो जहरीला गैस हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल डीजल, है ना, पेट्रोल डीजल, hydrocarbons occurs when there is a limited supply of oxygen, and this chemical reaction primarily produces what? Carbon monoxide and carbon particles instead of carbon dioxide and water। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप जान लो तो ये हाईली टॉक्सिक, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस होता है, मतलब ना इसका कोई कलर होता है ना इसका कोई स्मेल होता है,
और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यानी कि हार्मफुल होता है। एंड इट्स टॉक्सिसिटी स्टेम्स फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू बाइंड टू हेमियोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स more strongly than oxygen, and which prevents the proper transport of oxygen throughout the body। मतलब ये ऑक्सीजन को जाने से, प्रॉपर तरीके से जाने से रोकता है, एंड इट इज वेरी टॉक्सिक। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो। तो रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को, मतलब कि नैफ्थलीन की गोलियां भी है, रेत भी है, और उसको हमने मिला दिया, तो उसके मिश्रण को जब हम अलग करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किस प्रोसेस के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं? क्या होगा वो? तो इसका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब हम सॉलिड से क्या बनाते हैं? गैस। सॉलिड से क्या बनाते हैं? गैस बनाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सब्लिमेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि तक हिंदी इज वेरी डिफिकल्ट। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस, है ना, इनटू अ गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, बिना लिक्विड बने। एंड नैफ्थलीन सब्लाइम्स व्हेन हीटेड वाइल सैंड डज नॉट। तो जो सैंड होगा, यानी जो रेत होगा, वो तो नहीं, उसका तो वो तो गैस नहीं बन सकता ना। लेकिन जो नैफ्थलीन है वो जब भी हीट होने लगता है ना थोड़ा थोड़ा, तो वो गैस में वो कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो जो हमारा सैंड होता है वो अलग हट जाता है। ठीक है, allowing for their separation, and other methods like distillation, chromatography and filtration are not suitable for separating this mixture। मतलब ये सब तो दूसरों चीजों के लिए है, ऐसे देख लेना आप इन सारों को भी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ऊष्म का सबसे खराब चालक क्या है? ये सब भी बताऊं? अब बताओ, बचपन से पढ़े हुए होगे लेड के बारे में, इसका तो काम ही नहीं है ना अपना इधर किस चीज में, तो कहाँ गया इस चीज में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? lead has the lowest thermal conductivity among the given options and is considered as the poorest conductor of heat। यहां से आपको क्या करना है? यहां से आपको क्या करना है? कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, फिर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों जो है ना, ये आपको देखना है कि इसका ना लिस्ट रेडी कर लेना है। ठीक है, कि जो एलिमेंट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस भी कह दो, तो किसकी जो कंडक्टिविटी है, मतलब कंडक्टर ऑफ हीट में कौन पुअरेस्ट है, कौन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लो। पता है ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं भी जान रही हूँ कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और हमने जो कुछ उधर के क्वेश्चंस भी देखे वो भी बेसिक थे बेसिक, मैं मानती हूँ। लेकिन मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर बोल रही हूँ, बेसिक क्वेश्चंस ही रिवीजन कर लिया अगर आपने, तो आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाता है। और हमने जो अभी फैराडे कांस्टेंट पढ़ा, हमने रेसिस्टेंस के बारे में देखा क्वेश्चन, तो उन सब टॉपिक पे जाके ना थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर लो, देख लो और चीज़ें, और जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, उन चीज़ों पे रिसर्च करो, कमेंट करो। मैं ये इसलिए आपको करने बोलती हूँ क्योंकि मैं तो वीडियो में जो है मैं बता के निकल रही हूँ। ठीक है, आपने सुना या सुन के अनसुना कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई 2x पे देखेगा, कोई 1.5 पे, कोई तो थोड़ा देखेगा हट जाएगा, फिर कोई देखते देखते कुछ और करने लग जाएगा। सीरियसली स्टूडेंट्स नहीं भी देखते हैं, और कुछ देखते भी हैं, कुछ नहीं भी देखते हैं। तो प्रॉब्लम है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अभी करना चाहिए जो वो आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आप कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर जो नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट देखो वीडियो, और जो मैं बोल रही हूँ वो थोड़ा कर लो, मतलब उन टॉपिक्स पे रिसर्च कर लो, देख लो, और थोड़े ऑप्शंस पे और ध्यान दो। थोड़ा कमेंट सेक्शन में आओ और उसको बताओ कि नहीं इसमें ये वाले, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब
कुछ और कमेंट करने से अच्छा है कि पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट कर दो, कुछ ऑप्शंस में जो और कुछ होने वाला है वो कर दो तो और बेस्ट लगता है मुझे। मतलब ये नहीं चाहिए कि थोड़ा तारीफ कर दो, वो भी मुझे नहीं चाहिए, और कोई आलतू फालतू कमेंट भी नहीं चाहिए। मतलब आप पढ़ाई से रिलेटेड करो ना, थोड़ा ऑप्शंस के बारे में आप डिटेलिंग कर दो कि जैसे मैंने दिया था फेराडे कांस्टेंट में ही, तो बाकी सारे भी चीज़ें थी उसमें, बाकी सारे ऑप्शंस भी थे। अभी हमने कुछ और भी क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं, है ना, जैसे ये वाला ही हो गया, मैंने सब्लिमेशन बताया, आप डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के एग्जांपल्स दे दो। प्रोसेसेस नहीं बताने आपको, आपको एग्जांपल्स दे देने हैं, ठीक है, एग्जांपल्स दे देने हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो ये आपका रिवीजन ही हो रहा है ना। आप कमेंट करने के लिए अगर आपको नहीं याद होगा तो आप उसको सर्च करोगे, टाइप करोगे, टाइप करके कमेंट किया आपने, आपको वो याद हो जाएगा, मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप कमेंट करना नहीं भी चाहते हो तो एटलीस्ट आप सर्च करो, उसको देख लो और आप कॉपी में लिख लो, कहीं लिख के ऐसे चिपका दो, खत्म, भर दो पूरा दीवार, तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कोई जैसे वो तो काम कॉमन है ना, कोई नया काम करते ना, किसी को हम जाके बता देते हैं कि इसका आंसर पता है तुमको, ये क्या होगा इसका आंसर, हम उसे समझाते बताते तो हमें याद होता है। फिर हम किसी चीज़ को टाइप करते फ़ोन पे, जो हम यूजुअली नहीं करते हैं। यूजुअली तो हम कॉपी में लिख देते हैं या फिर कहीं लिख के चिपका देते हैं, लेकिन टाइप वाइप नहीं करते, लेकिन हम वो करते हैं तो फिर वो भी हमें याद रह जाता है। मतलब जो कुछ नई चीज़ें अगर ट्राई करते हैं ना तो वो ज़्यादा याद रहती है, तो बस इसलिए मैं बोल रही थी। वैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश का सेशन करना है तो आप ऐप पे जाके व्यू कर सकते हो, ठीक है, ओके बाय।